दोस्तों बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वो अपने 42 मंथ लो के ऊपर है। व्हाट डज इट मीन? दोस्तों दरअसल में अगर हम बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे जो हम सामान बाहर से मंगाते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हमें गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, इसके अंदर एक कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज नथिंग बट कि कितना हम इंपोर्ट करते हैं और सामने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, राइट? वो नंबर हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा गुड्स में कम हुआ है। जब हम बात करते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो आप लोग जानते होंगे कि हम गुड्स का भी देखते हैं, सर्विसेज का भी उसमें नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, वस्तुओं का जो ट्रेड है यहाँ पे, उसमें हमें 42 मंथ लो के ऊपर हम यहाँ पर आ चुके हैं। एंड अगर आप ये फरवरी का आंकड़ा देखोगे, ये लगभग $14 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंड इससे पिछली बार जो सबसे लोएस्ट आंकड़ा देखने को मिला था, वो 2021 अगस्त में देखने को मिला है। यानी कि लगभग 3.5 साल यहाँ पे हुए हैं, सबसे लोएस्ट ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि जो यूएसए के साथ हमारे ट्रेड डिस्कशंस हो रहे हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कैसे ट्रेड को बूस्ट करें, प्लस हमारा जो टारगेट भी है कि हम अपने दोनों देश अपने बीच के ट्रेड को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास जो डिस्कशंस हुए हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं। एंड वी आर हैप्पी विद दोस्त डिस्कशंस। एंड आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी ट्रेड डील भी दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिले। दोस्तों डेट है आज की 18 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों 23 मार्च यानी कि लगभग 5 दिन के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, यूपीएससी एनसेट 2025। अब ये टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड उसके माध्यम से बहुत सारे आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड ये बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप पूल यहाँ पर हमारी पीडब्ल्यू ओनली स्कीम के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। दोस्तों ये जो टेस्ट होगा, ये आपको ऑनलाइन भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स हैं, उन सब में भी आप जाके डेफिनेटली दे सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें अंडरस्टैंड करना है दैट इज द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी को। दरअसल में इनके द्वारा ही ये जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ था, ये इसको होस्ट किया गया। थोड़ा समझते हैं दोस्तों। एक ना हमारे यहाँ पे ना एक डायलॉग होता है, आप लोगों ने सुना होगा, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग दरअसल में ना जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। दरअसल में हमने ये जो कॉन्फ्रेंस का आइडिया आया ना, ये कॉन्फ्रेंस का आइडिया आया शांग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर के अंदर, जो हर साल वहां पे होता है, प्लस जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है। ये दरअसल में बहुत लंबे समय से, नियरली 1963 से ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चलती आ रही है म्यूनिक जर्मनी के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन होता है। यहाँ पर से ही हमें आइडिया आया कि हमें भी यहाँ पर रायसीना डायलॉग करवाना चाहिए, जो कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में जहाँ पे डिस्कशन होता है। तो ये जो नाम आया है, ये रायसीना हिल्स से ही आया है, जो कि नई दिल्ली की सीट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वहां पर आपको ये डायलॉग देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज कराया जाता है बाय ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। हर साल ये होता है, 2016 से होता हुआ आ रहा है। अभी यहाँ पर इस बार हो रहा है 17 से 19 मार्च के बीच में, यानी कि आज दूसरा दिन है इस पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग का। यहाँ पर आपस में डिस्कशन होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, बहुत अलग अलग स्टेक होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे हेड्स ऑफ स्टेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड इवन प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव, मीडिया मेंबर्स और एकेडमी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो है रायसीना डायलॉग। इसी रायसीना डायलॉग से जस्ट पहले ही क्या हुआ, ये वाला जो मैं बात कर रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स। यहाँ पर डिस्कशन यही हुआ कि किस तरह से हम आपस में मिलकर काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन कर सकते हैं। दरअसल में ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 20 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स थे एंड टोटल 28 लोग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इनमें आप लोग नोटिस करना, जो फाइव फाइव अलायंस है ना, कई बार हमने डिस्कशन किया है फाइव वाइज अलायंस के रिगार्डिंग। ये 5 देश जो हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके,
ये 5 देश तो सही थे, उसके अलावा रशिया, जापान, थाईलैंड, फ्रांस, इस तरह से टोटल आपको 20 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो आप नोटिस कर ही पाओगे कि जो चारों क्वाड मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो यहाँ पर चारों थे। तो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के स्ट्रेंथन करने की बात हुई, प्लस इमिग्रेशन, एक्सट्रेडिशन, नारकोटिक्स, इस तरह के जो अलग अलग इश्यूज हैं इनको हम कैसे मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ क्राइम जैसे टेरर फंडिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, इनके लिए कैसे काम किया जा सकता है, वो सब यहाँ पर इस फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ के अंदर डिस्कशन हुआ। आप बाकी नोटिस कर पाओगे, इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया बाय हमारा जो रॉ होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एंड साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, इसके द्वारा ये चीज ऑर्गेनाइज करवाई गई। तो आई होप आपको राइसीना डायलॉग भी एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ, ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड स्मार्ट सिटी मिशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 31 मार्च के अंदर केवल और केवल अब 13 दिन ही बचे हुए हैं, एंड हमारी डेडलाइन है, किस चीज़ की डेडलाइन है, स्मार्ट सिटी मिशन की। अब आप नोटिस कर पाएंगे कि जब खत्म होने वाला है स्मार्ट सिटी मिशन, तो अभी नोटिस ये करने को मिला है कि लगभग 93% काम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हो चुका है, पर जो 7% काम है वो अभी भी बचा हुआ है। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन है क्या। दोस्तों 2015 के अंदर सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम देश भर के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज यहाँ पे डेवलप कर पाएं। फिर कॉम्पिटेटिव राउंड्स हुए यहाँ पे, एंड 2016 से लेकर 18 के बीच में 100 सिटीज को इस तरह से सिलेक्ट किया गया, एंड हर सिटी को लगभग 5 साल दिए गए। एक्चुअली ना डेडलाइन जो थी 2021 से 2023 के बीच की थी, तो 2023 तक तो सबको यहाँ पे कंप्लीट करना था, पर बार बार हम एक्सटेंड करते रहे 3 बार इस तरह से मिशन की डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। अब ये जो फाइनल एक्सटेंशन थी 31 मार्च 2025 तक दी गई थी, अब ये टाइम भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि 93% प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 7% प्रोजेक्ट्स इसके बाद भी चलते रहेंगे 31 मार्च के बाद में, यानी कि वो डेडलाइन एक्सीड कर जाएंगे। अब कोशिश यही थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, कि हम इन 100 सिटीज को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, एक प्रॉपर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, है ना, स्मार्ट सोल्यूशन हम इनको दे पाएं। दरअसल में ना इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको इन स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि क्या बेहतर किया हमने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। देखो पहली चीज तो है ना, इसके पहला कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, वो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में हमने 3 तरह के मॉडल्स अडॉप्ट किए। एक तो था रीडेवलपमेंट का, या फिर आप इसको सिटी रिन्यूअल भी कह सकते हो। जैसे कोई ऐसा एरिया है, एग्जिस्टिंग कोई अर्बन एरिया है, वहां पर और बेहतर हमें अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना है, जैसे मुंबई का भिंडी बाजार हो गया, राइट, वहां पे रीडेवलपमेंट किया गया। इसके अलावा जैसे कुछ एक ऐसे एरियाज थे जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बेहतर करनी थी, जैसे आप अहमदाबाद का लोकल एयर डेवलपमेंट कह सकते हो, वहां पर रेट्रो फिटिंग करी गई या सिटी को इंप्रूव किया गया। और कुछ ऐसे एरियाज थे जो बिल्कुल नए से डेवलप किए गए, उनको हमने बोला ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे न्यू टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी गुजरात, ये बिल्कुल जीरो से इनको यहाँ पे बनाया गया नए सस्टेनेबल अर्बन एरियाज के तौर के ऊपर। तो ये तो थी पहली चीज, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर 3 अप्रोचेस हमने अडॉप्ट करी। इसके अलावा दूसरी चीज जो करी गई वो थे पैन सिटी सोल्यूशंस। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे ई गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल कि वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे रोकना है, वहां पर भी टेक्नोलॉजी, आपके डस्टबिन वगैरह हो गया वो इंस्टॉल किया गया, वहां पर भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की, लेटेस्ट से डस्टबिन पूरा कंप्लीटली भर चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी गाड़ियां हैं वो उसको आए एंड उसको एक तरह से खाली करके जाएं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब चीजें करी गई, एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हमें अलग अलग स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। अब आपको ध्यान में ये रखना है ना कि ये स्मार्ट सिटी मिशन और भी स्कीम्स के साथ अलाइन करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ज्यादातर ये मिशन हैं, जैसे अमृत हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हम हृदय के नाम से भी जानते हैं, तो उनके साथ भी यहाँ पर अलाइनमेंट हमें देखने को मिली। तो बस इस तरह से 100 सिटीज को इस तरह से डेवलप करना था, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग हमें देखने को मिल जाती है। बाकी हर यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, हर सिटी को यहाँ पर 100 करोड़ रुपया दिया पर ईयर, ताकि वो डेवलप कर पाएं। बाकी जो स्टेट्स हैं और अर्बन लोकल बॉडीज, उन्होंने भी इक्वल अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। बाकी एडिशनल फंडिंग फाइनेंस कमीशन ग्रांट से आई, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, लोन्स वगैरह, वहाँ से एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे लाया गया। तो टोटल 100 सिटीज चूज किए गए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप देख पाओगे, एंड इंप्लीमेंट किया गया बाय यूजिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल। इनको यहाँ पे डेवलप किया गया एसपीवीज को, जो कि होती हैं लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इनको जिम्मेदारी दी गई
कि आप पूरी तरह से यहाँ पे प्लान कीजिए, डेवलप कीजिए, इंप्लीमेंट करिए। एंड शेयर होल्डिंग हमने डिस्कस करी लिया किस तरह से 50-50 हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, पर इंश्योर ये करना है कि जो स्टेट यूटी है या फिर जो अर्बन लोकल बॉडी है उसी का ही मेजॉरिटी कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, बट मेजोरिटी कंट्रोल स्टेट यूटी या फिर आपका जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका रहना ही रहना चाहिए। ये है आपका स्मार्ट सिटी मिशन। तो 7% जो प्रोजेक्ट्स बच गए हैं वो चलते रहेंगे आगे, फर्दर कंटिन्यू यहाँ पे होते रहेंगे। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है रामदेवरा बेटा हिल्स के रिगार्डिंग। दोस्तों दरअसल में ना ये जो जगह है रामदेवरा बेटा हिल्स, ये कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका के रामनगर के अंदर। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। क्या आपने ये कहीं पर ये जगह देखी है? देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ना शायद शोले मूवी देखी होगी। आप पता नहीं आप लोग जेनजी हो, आप लोगों ने नहीं देखी तो मुझे नहीं पता, बट जो पहले थे आपसे जेनजी से पहले मिलीनियल्स या उससे भी जो पहले थे उन्होंने पक्का शोले मूवी देखी होगी। तो शोले मूवी जो दरअसल में ज़्यादातर शूट हुआ ना उसका हिस्सा वो यहीं हुआ सर। कहाँ पे? ये जो रामनगर कर्नाटका की बात कर रहा हूँ, ये रामदेवरा बेटा हिल्स, वहीं पर उसकी शूटिंग हुई थी। बट एनीवेज ये तो चलो पुरानी चीज़ें हैं। अभी ये क्यों न्यूज़ में है? अभी ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चौथा कंसेक्टिव ईयर सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वर्चर्स का हमें देखने को मिला है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों भारत में ना टोटल 9 प्रकार की वल्चर्स आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ रामदेवरा बेटा, यहाँ पर एक वल्चर सेंचुरी बनाई गई है, ठीक है, ताकि हम वल्चर्स को कंजर्व कर पाएं। एंड आपको ध्यान ये रखना है कि भारत की पहली और एकमात्र वल्चर सेंचुरी है। दरअसल में इन जो 9 वल्चर्स की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं स्पीशीज, उनमें से 3 वल्चर स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 9 तो पूरे भारत में है, यहाँ पर सेंचुरी में कितनी है? वो है टोटल 3। कौन कौन सी हैं? एक है लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिसको इंडियन वल्चर भी बोलते हैं, जिसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। उसके अलावा इजिप्शियन वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, व्हाइट बैक्ड वल्चर एंडेंजर्ड। ये तीनों आपको वल्चर की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो कोशिश यही है कि हम इनको प्रोटेक्ट कर पाएं, इसीलिए 2012 के अंदर रामदेवरा बेटा हिल के अंदर आपकी वल्चर सेंचुरी यहाँ पे बनाई गई थी, जो कि भारत की एकमात्र वल्चर सेंचुरी है। बाकी इस हिल के बारे में अगर आप नोटिस कर पाओगे तो इसको रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड डेफिनेटली इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, जैसे विजयनगर एम्पायर के साथ भी इसका लिंकेज है। इवन जो कर्नाटका के फाउंडर हैं केम्पेगौड़ा, उनके रूल के टाइम के ऊपर भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ साथ यहाँ पे इसकी मिलिट्री एंड डिफेंस पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हाई पोजीशन के ऊपर है ना, जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा भी है, राइट। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बाकी इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस रामदेवरा बेटा हिल में आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड राम और लक्ष्मण को। एंड साथ ही साथ यहाँ पर टेम्पल्स के अंदर इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग रामदेवरा बेटा हिल। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन सैटेलाइट्स। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों आई एम श्योर आप सब लोग ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझते होंगे, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एचएफसीज, पीएफसीज, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आप सबने ये एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। प्लस कई बार यूपीएससी ने ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या लाइफ टाइम के बारे में पूछा हुआ है। जैसे आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ टाइम है वो 5 से 200 साल होता है। बाकी यहाँ पर जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, इनका तो लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी आप इनका यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, राइट। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या करती हैं सर? सर वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को, जैसे इस पिक्चर में गिवन भी है, वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। एंड जिस वजह से पता क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है और जो लोअर एटमोसफेयर है वो काफ़ी हद तक हीट अप हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ों को वहाँ पर मतलब जो ज़्यादातर रेडिएशन है ना, उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, राइट। तो इस वजह से हीटिंग इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली सर अगर मैं एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की बात करूं तो जैसे ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ तो हीट अप कर देगा, पर एक्चुअली पता क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से जो बाहर वाली लेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीजोस्फेयर हो गया, आपका थर्मोस्फेयर हो गया, इसके बियॉन्ड भी यहाँ पर हमें एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ध्यान से समझना, हीटिंग अप किसकी होती है? जो कहीं ना कहीं नीचे लेयर्स हैं, जो नीचे वाले लेयर्स हैं वहां पे हीट अप होगा, बट ऊपर वाली लेयर्स हैं वहां पर एक कूलिंग होती है। एंड कूलिंग होने की वजह से ही वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब कूलिंग होगी, बाहर वाली लेयर्स की कंट्रैक्शन होगा, जिस वजह से क्या होगा सर, हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर है वो श्रिंक हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। अब जब ये श्रिंकेज होती है,
इस श्रिंकेज की वजह से एक ना चीज होती है एटमॉस्फेरिक ड्रैग, वो कम हो जाती है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक ड्रैग? बेसिकली एक तरह की फ्रिक्शन होती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट है ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा अगर फ्रिक्शन कम हो रहा है यहाँ पे? देखो जो भी हमारी इस तरह से जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं या कुछ भी और जो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एटमॉस्फेयर ड्रैग कम है तो वो लंबे टाइम तक सैटेलाइट्स काम करती रहेंगी, बहुत लॉन्ग टाइम तक। एंड इनफैक्ट ना दिक्कत यहाँ पर ये भी आ जाती है कि जब बहुत लंबे टाइम तक वो रहेंगी, तो कल को मान लो हमें उस सैटेलाइट का कोई इस्तेमाल है ही नहीं, तो पहले पता क्या होता था, ये सैटेलाइट फ्रिक्शन की वजह से जल जाती थी एंड अकॉर्डिंगली फिर ये भी साइड हो जाती थी। पर अब पता क्या होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ड्रैग कम हो गया है, अब जो कचरा है, ठीक है, ये जो जब जब सैटेलाइट इस्तेमाल में नहीं रही तो वो कचरा ही तो हुई, तो वो कचरा बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा। सो दैट इज द इशू ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन सैटेलाइट्स। तो आप नोटिस कर पाओगे जो सैटेलाइट हैं वो लंबे समय तक ऑर्बिट करती रहेंगी, उससे स्पेस का कंजेशन बढ़ता रहेगा एंड टकराने का खतरा यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि नियरली हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैटेलाइट जो कि अर्थ को सेफली ऑर्बिट कर पाए, वो नंबर 66% तक कम हो जाए बाय 2100। क्यों? क्योंकि कचरा ही इतना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है ना, तो ये सब समस्याएं यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड ये हो क्यों रहा है सर? ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से उनका इम्पैक्ट सैटेलाइट्स के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है स्पेस कंजेशन का और कोलिजन का। ये है ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट ऑन सैटेलाइट्स। अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। थोड़ा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों फॉर्मर फिलिपाइन जो प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो ड्यूटर्टे, इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है ऑन अ वारंट विच वॉज इशूड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी। थोड़ा इसको समझते हैं दोस्तों। आईसीसी है क्या? ये एक परमानेंट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो कि ना बहुत ही सीरियस क्राइम जैसे फॉर एग्जांपल जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इनके अगेंस्ट इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब जो मेन मेन कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया या चाइना हो गया या यूएसए हो गया, उन्होंने यहाँ पर आईसीसी का वो मेंबर्स नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वो पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं कर रखा। दरअसल में जो आईसीसी बना था ना, वो रोम स्टैट्यूट के माध्यम से ही 1998 के अंदर, मतलब ये जो रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था एंड 2002 से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। इसके जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर टोटल 125 मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये कॉम्प्लीमेंट करता है नेशनल जुडिशल सिस्टम को, यानी कि देशों के अपने अपने जुडिशल सिस्टम चल रहे होंगे, उनको मदद करता है एक तरह से। तो इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा यहाँ पे आईसी की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, है ना, एंड 2 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। बाकी आप नोटिस कर पाओगे। ठीक है, कोई भी क्राइम होता है इस तरह से तो उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोले उसके माध्यम से कोई चीज़ देख सकता है, या फिर नॉन मेंबर स्टेट से भी वॉलेंट्री एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो अभी तक आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से 60 अरेस्ट वारंट इसने इशू करे हैं एंड 21 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट भी हो चुका है। बाकी 31 सस्पेक्ट्स ऐसे जिनको अरेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट से कॉपरेशन चाहिए ना। देखो यार, किसी को अरेस्ट करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ के देश की जो सरकार है वो मदद करे। अगर वो कॉपरेट ही नहीं करेगी तो कहाँ से अरेस्ट हो जाएगा? तो इस तरह से हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले जहाँ अरेस्ट वारंट तो आईसीसी ने इशू कर दिया पर कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर, क्योंकि कंट्रीज ने कॉपरेट नहीं किया। इसकी इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बता दिया, 4 तरह के क्राइम्स हैं, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन। इसके साथ ही साथ नेशनल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है ना। इसके साथ ही अगर मान लीजिए कोई एक्यूज्ड कंट्री मेंबर नहीं भी है, क्या उनके क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। जैसे इंडिया मेंबर नहीं है आईसीसी का, बट मान लीजिए कोई क्राइम उस स्टेट पार्ट की टेरिटरी पे हुआ है, इंडिया की टेरिटरी पे हुआ है, तो वहां पर भी उस पर्टिकुलर मुद्दे को, क्राइम को इन्वेस्टिगेट आईसीसी कर सकता है। वो अलग बात है कि इंडिया फिर कॉपरेट शायद ना करे, है ना। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल अलायंस शिफ्ट होता है, जैसे अभी केस में देखने को मिला ना, जैसे फिलीपीन के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि कंट्रीज ने अपनी पॉलिटिकल अलायंसेस शिफ्ट करी एंड जिस वजह से हमें नोटिस करने को मिलता है कि वहां पर वो कॉपरेट कर लेंगे आईसीसी के साथ एंड वहां पर अरेस्ट हो जाएगा। तो कुछ हद तक सक्सेस मिली है। बाकी क्योंकि जब इन्फोर्समेंट ही नहीं होगा, नेशनल पार्टीज सहयोग नहीं करेंगी, तो इनकी इन्फोर्समेंट भी एक लिमिटेड ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू मिलियो
डोसिस डिजीज के बारे में। थोड़ा इस डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। इसको विटमोस डिजीज के नाम से बोला जाता है। एंड इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये इस बैक्टीरिया का नाम है बुरखोल्डिया स्यूडोमेलाई, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अभी पता क्या हुआ है, हमें ये पता लग गया है कि जब मानसून आता है ना, और मानसून के जस्ट बाद वाला समय है, उस समय ये डिजीज ज्यादा होती हुई देखने को मिल जाएंगी। क्या है पहली बात तो ये डिजीज, देखो जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, तो क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन के साथ साथ हो सकता है निमोनिया हो जाए, हो सकता है फीवर, हेडेक, किसी जगह पे पेन, स्वेलिंग, चेस्ट पेन हो गया, है ना। इस तरह के यहाँ पे सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सर पर ये हुई क्यों, ये बीमारी हुई क्यों? देखो जैसा मैंने बताया ना, ये मानसून के समय या मानसून के जस्ट बाद होती है। तो एक्चुअल में इसका कारण है गंदा पानी या गंदी सॉइल, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड सॉइल। अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो ये उस इंसान तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आपको सॉइल एंड वाटर में देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मानसून के समय के ऊपर जो वाटर है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सरफेस वाटर में रहता है, स्ट्रीम, रिवर, लेक्स या सॉइल वगैरह में भी रहता है। तो अगर जैसे मानसून आता है तो उस टाइम के ऊपर ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलेंगी, कंटेमिनेटेड वाटर ज़्यादा देखने को मिलेगा। उस टाइम अगर कोई इंसान इसके डायरेक्ट कॉन्टेंट में आएगा तो उसको यहाँ पर ये डिजीज़ हो सकती है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउदर्न चाइना, हांगकांग, ताइवान, यहाँ पर ये डिजीज आपको प्रेवलेंट देखने को मिल जाएंगी। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन गेट दिस पर्टिकुलर डिजीज, बट पीपल कांट गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि दिस इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। एनिमल से इंसान में नहीं फैलती है। तो कैसे फैलती है? कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आने के साथ ही, ठीक है। तो इनहेल करने के थ्रू, इंजेस्ट करने के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के थ्रू, उसके थ्रू फैलती है। एंड जैसे बारिश ज़्यादा होती है मानसून के समय के ऊपर, तब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से भी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है बैक्टीरिया सर्वाइवल के रिगार्डिंग। बाकी इसके अलावा क्लाउड कवर हो गया या रिड्यूस सोलर रेडिएशन हो गया, वो भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, ठीक है। बाकी बच्चों को ये कम इफेक्ट करती है। नॉर्मली 40 से 60 साल के बीच में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करती है, और इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो डिजीज़ का पता लगाया गया ना कि ये जो डिजीज़ मानसून के समय ज़्यादा फैलती है, ये हमने कैसे पता लगाया? सर ये पता लगाया इन्वायरमेंटल मैपिंग करके। इन्वायरमेंटल मैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो मान लीजिए आपके पास कुछ इन्वायरमेंट का डेटा है, आप उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मैपिंग। या कई बार आप लोग ना कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्निक के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हो। बेसिकली आप स्टडी ही कर रहे हो, डेटा की स्टडी कर रहे हो, कुछ आपके सामने कुछ इंसाइट्स वगैरह आ पाए, तो उसी चीज़ को बोला जाता है एनवायरमेंटल मैपिंग। यहाँ पर भी एनवायरमेंटल मैपिंग करी गई, हमने मानसून को स्टडी किया एंड उसका लिंकेज यहाँ पे हमें मेलियोडोसिस डिजीज के साथ यहाँ पे देखने को मिला। इसी वजह से हमने यहाँ पर पूरा इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों बात करें प्रेसिजन न्यूज़ की, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू लेक तुर्काना। इसका आप मुझे बताओगे कि ये पर्टिकुलर लेक आखिर न्यूज़ में थी क्यों। एक मैंने आपको सैटरडे होमवर्क दिया था सेंट मार्टिन्स आइलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों एक्चुअल में आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, सेंट मार्टिन आइलैंड की जब मैं बात करता हूँ ना, तो वैसे तो दुनिया भर में दो जगह पे सेंट मार्टिन आइलैंड देखने को मिल जाएगा। एक तो है फ्रांस और नीदरलैंड के बीच में, वो है करीबियन के अंदर, ठीक है, वो एक सेपरेट चीज़ है। पर यहाँ पर जो मैं सेंट मार्टिन आइलैंड जो न्यूज़ में था ना, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, बहुत ही फेमस, आपने देखा होगा। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इसको अगर आप जूम करके देखोगे, यहाँ पर है आपका सेंट मार्टिन आइलैंड। सर ये किस कंट्री का पार्ट है? देखो इस बात को अंडरस्टैंड करना, जैसे ये रहा बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार, तो दोनों के बीच में ना 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के माध्यम से बांग्लादेश और म्यांमार ने आपस में एग्रीमेंट करके ये डिसाइड किया कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड होगा वो बांग्लादेश को बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो यूएसए दरअसल में इसके ऊपर मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई थी इस आइलैंड के रिगार्डिंग। तो इस वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड वाज इन द न्यूज़ बिकॉज इट वाज क्लेम्ड दैट यूएसए वाज लुकिंग टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस ओवर हियर। सो इस वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना ही होना चाहिए। दोस्तों आते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िए एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग कुछ मैंने आपको स्टेटमेंट्स दिए थे। एक तो मैंने आपको दिया था प्रोजेक्ट आईएनएस
इम्फॉल के रिगार्डिंग, राइट। आईएनएस इम्फॉल की जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने उसमें नोटिस किया था कि जो आईएनएस इम्फॉल है ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे हमें जो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये पोर्ट लुइस मॉरिशस तक पहुंची थी तो हमने नोटिस किया था कि किस तरह से ये शिप का पहला विजिट था, एंड डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट 15B का ही हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल सर सही है। इसके अलावा मैंने जो दूसरा आपको होमवर्क दिया था वो था जडिया स्वामी फेस्टिवल के रिगार्डिंग। और जडिया स्वामी फेस्टिवल में हमने डिस्कस किया था कि जो नीलगिरीज के आपको बड़गास देखने को मिलते हैं वो दरअसल में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ना कि अ होम कम्युनिटी ऑफ असम। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके साथ ही साथ तीसरा स्टेटमेंट था बिल ऑफ लीडिंग के रिगार्डिंग। क्या एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड और मैरीटाइम कॉमर्स में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट होता है, हमने देखा था क्या क्या गुड्स कैरी करे जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स क्या हैं, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।